नाजरीन खुशामदीद कहता हूं, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुखिर साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। बताइए। मैं यहाँ 8-9 साल से हूँ। मैं सिटीजन पुर्तगाल का हूँ और मुझे अब यहाँ के सिटीजन लेना था। हम्म तो मैं 4 साल कॉलेज गया और मेरे पास सिटीजनशिप लेटर भी है और सर्टिफिकेट भी है। हम्म लेकिन बात यह है कि मेरे को 2-3 महीने पहले मेरे को 3 पॉइंट लग गए लाइसेंस पे। तो हम्म अ, उसका क्या कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, बोलते क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताओ। आप तो पोर्चुगीज नेशनल हो ना? हाँ। ओके, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। अच्छा। जब आप पोर्चुगीज नेशनल हो और आप यूके में रह रहे हो पिछले 8-9 साल से, इसका मतलब आप यूरोपियन नेशनल हो एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द यूके। इसका मतलब यह होता है कि या आप यहां पे स्टूडेंट हो, या आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप यहां पे एम्प्लॉयड हो, या आपके पास इतने इंडिपेंडेंट मीन्स हैं कि आप अपने आप को यहां पे लुक आफ्टर कर सकते हो और आप यहीं पे रह रहे हो। अब ये सब कुछ होते हुए इसका मतलब यह कि ऑटोमेटिकली आपको जब यहां पे 5 साल हो गए रहते हुए, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका है। अब उसके लिए अब ऑटोमेटिकली ये काफी एक कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह चलता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपने यहां पे 5 साल आपने गुजार लिए एज ए यूरोपियन नेशनल एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली आपके पास परमानेंट रेजिडेंस बन जाता है। अब सिर्फ बात क्या है कि आप प्रूव कैसे करोगे उसको। अब वो प्रूव के लिए आपको एक एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए जो EA4 एप्लीकेशन होती है। वो एप्लीकेशन करें, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं पिछले 5 साल की, टू शो कि आप यहां पे रहते रहे, आप यूरोपियन नेशनल हैं, आप काम करते रहे या जो कुछ भी करते रहे, जो भी आप जिस तरह से भी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे वो चीज आप दिखा देते। उसकी बेस पे आपको वो कंफर्मेशन आ जाती है जिसको परमानेंट रेजिडेंस कहा जाता है। अब परमानेंट रेजिडेंस मिले हुए अगर 1 साल आपको और गुजर गया, तो इसका मतलब इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जिस तरह इंडेफिनिट लीव होती है, उस तरह यूरोपियन केस वर्क के अंदर यूरोपियन केस वर्क होता है। और ये इसको जिसको हम कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, PR, वो होता है। सो इंडेफिनिट लीव के 1 साल के बाद अगर टोटल 5 साल आपने गुजार लिए, तो आपको यहां पे नेशनलिटी मिल जाती है। अगर परमानेंट रेजिडेंस आपको यहां पे हो गया, 5 इयर्स आपने उसके ऊपर गुजार लिए और उसके बाद 1 साल और गुजार लिया, तो इसका मतलब आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली जो नेचुरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है। अब आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए जिसमें आप कहें कि जी मैं इतने साल से यहां पे रह रहा हूं और अब मैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। अब आई डोंट नो कि पोर्चुगीज लॉ क्या कहता है कि पोर्चुगीज लॉ के साथ आप ब्रिटिश नेशनलिटी रख सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर रख सकते हैं तो आप ड्यूल नेशनल हो जाएंगे, अगर नहीं रख सकते तो वो नेशनलिटी आपको रिनाउंस करनी पड़ेगी और आप ब्रिटिश नेशनलिटी एक्वायर कर सकते हैं। आपके केस में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने इसके लिए नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए आप डायरेक्टली नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब जो प्रूफ उसमें लगाना होता है कि इंडेफिनिट लीव कब से है आपके पास या परमानेंट रेजिडेंस कब से है आपके पास, उसके अंदर आप फिर डॉक्यूमेंटेशन सारी लगा सकते हैं टू शो कि आप कब से अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें आपको वो PR की अलग एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस बनती रहती हैं जहां पे कोई यूरोपियन नेशनल जहां पे रह रहे होते हैं और फिर वो अपना जो नेशनैलिटी है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी बेस पे आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैं पूछना था कि मैं आपने ये तो बता दिया कि इमिग्रेशन के लॉ के अंदर जो है रेफ्यूजी स्टेटस अगर मिलता है और आप पाकिस्तान जाते हैं तो एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। जी अगर डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है जी उसके अंदर हम पाकिस्तान जाएं, जैसे 3 इयर्स की डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है, बिल्कुल उसमें हम पाकिस्तान जाएं या बेनिफिट लें, जी तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? अगर हम पाकिस्तान जाएं तो वो क्या एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी बताता हूँ। आपने अच्छा और सवाल। बेनिफिट्स के जी लिए भी मुझे बताइएगा कि अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो क्या इंडेफिनिट के लिए प्रॉब्लम होती है कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम सर। इसको कहते हैं डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन। डिस्क्रेशन का मतलब यह होता है कि जो उनकी सवाबदीद है यानी उनकी मर्जी है वो करें या ना करें। अब आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव होकर आती है उसमें लिखा जाता है अंडर पैराग्राफ फलाना फलाना फलाना, पैराग्राफ 245 है, 248 है, 281 है, व्हाटएवर एन एप्लीकेशन वाज मेड, और उसकी बेस पे आपको ये स्टेटस दिया जा रहा है। जब आप किसी रूल्स के अंदर नहीं आते, आप इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते, तो फिर आपको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स देखा जाता है। अब उसके अंदर अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि रूल्स में तो आप नहीं आ रहे लेकिन फिर भी स्टेटस आपको मिलना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल आर्टिकल 8 केसेस, जहां पे लोगों की ह्यूमन राइट्स बनते हैं। अगर वो सिचुएशन बनती है और उसकी बेस पे आपको स्टेटस मिलना चाहिए, तो वहां पे आपको 3 साल की आमतौर पे डिस्क्रेशन लीव मिल जाती है।
अब जब आपके स्टेटस ग्रांटिंग पेपर्स आते हैं, उसके साथ अगर आप देखें तो वो लीफलेट्स लगी होती हैं जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ बताया होता है अगर आप बेनिफिट्स अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल करना चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब अक्सर सवाल क्या उठता है, बंदा आया यहां पे, उसने आके असाइलम किया, असाइलम उसका रिफ्यूज हो गया, अपील की रिफ्यूज हो गई, सारा कुछ करता रहा, सब कुछ रिफ्यूज होता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सारी अपीलें खत्म होने के बाद फिर जाके साल 2 साल में प्रॉब्ली उसने कहीं शादी कर ली, शादी करके उसने स्टेटस के लिए अप्लाई किया और उसको उन्होंने कहा कि जी आप रूल्स में तो नहीं आते लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन लीव देते हैं। अब यहां पे सवाल बंदे को यह आता है कि जी मैंने तो पहले असाइलम किया था, मैं जाऊंगा तो मुझे रोक तो नहीं लेंगे? यही सवाल का जवाब है नहीं, आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि उन्होंने आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि आपको खतरा है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वापस अपने मुल्क में आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि आपकी अथॉरिटीज आपको हेल्प नहीं कर सकती। जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप आराम से जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो सब कुछ जो आपने ट्राई किया था उसको रिफ्यूज कर दिया गया, नहीं माना गया, लेकिन आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको स्टेटस ग्रांट किया गया। अब उस स्टेटस के ऊपर अब आप जाते हैं, यहां से जाते हुए कोई चेक नहीं होता, कोई स्टैंप नहीं लगती, आप अपनी कंट्री में पहुंचते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे आपका स्टैंप लगता है, पासपोर्ट, जहां से पता चलता है किस दिन आपने छोड़ा, यूके को कब छोड़ा। उसके बाद आपने वहां पे जितनी देर भी रहे, अब आप वापस आना चाहते हैं अपनी कंट्री से निकलते हुए, फिर आप वहां पे दिखाएंगे कि जी मैं इस फ्लाइट पे जा रहा हूं, यूके की फ्लाइट है, मेरे पास वीजा है, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन लीव टू रिमेन है, आपने वो दिखाया, आप जहाज पे बैठ गए, जहाज उड़ के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच जाता है, हीथ्रो में आप लाइन में लगे हुए 2 घंटे बाद जाके पहुंचते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जो आपका स्टेटस देखता है। अब उसके सामने है डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन, अब वो आपकी सारी डिटेल्स निकालेगा, आपकी हिस्ट्री निकालेगा। कोई बहुत ही खुसट किस्म का बंदा होगा तो कहेगा जी आपने तो असाइलम अप्लाई किया था, उसको आप जवाब दें लेकिन आपने तो असाइलम मुझे नहीं दिया था। जब ये जवाब दे दिया वहीं बात खत्म होगी। अगर वो कहता आपने असाइलम अप्लाई किया था, आपको अंदर नहीं आना चाहिए, ये वो ये नहीं कह सकता, इट्स रॉन्ग, इट्स लीगली ये चीज गलत है, वो ये चीज नहीं कर सकता है, उसको उसका चीफ आके चपेट मार के चुप करा देगा उसके ऊपर। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो मेन चीज होगी वहां पे वो आपसे पूछेंगे डिस्क्रिप्शन लीव आपको किस बेस पे मिली। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे शादी की बेस पे मिली, तो वो पूछना चाहते हैं आपकी शादी अभी भी चल रही है, क्या आपके बच्चा अभी भी है जिसकी बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिली, आर्टिकल 8 के जो राइट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। अगर तो वो सब कुछ चल रहा है तो आपके वही सर्कमस्टांसेस मेंटेन हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी अब एक बंदा मेरे पास आया, कमाल का बंदा था, डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी उनको शादी करने की बेस पे, बच्चे भी कोई नहीं थे, शादी की बेस पे डिस्कशन मिली कि जी हम इतनी देर से इकट्ठे रह रहे हैं एटसेट्रा। अब वो 3 साल गुजारने के बाद, और मैंने ही उनकी एप्लीकेशन की थी, उनको मिल गया, 3 साल गुजर गए। अब वो साहब आते हैं कि जी अब एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है, मैं कहा वेरी गुड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं सारा कुछ। अब वो अपनी चीजें निकालता जा रहा है, मैं कहा भाई वाइफ के भी डॉक्यूमेंट्स निकालें, वाइफ का भी दिखाएं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। कहता वाइफ को तो मैंने वीजा मिलते फारिग कर दिया था। अब उसका मतलब क्या हुआ कि उसके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए। अब वो अगर अप्लाई करता है बेस्ड ऑन द सेम सर्कमस्टांसेस, तो उसके पास एविडेंस नहीं है कि उसकी वाकई ब्रिटिश बोर्न या ब्रिटिश नेशनल वाइफ अभी भी यहां पर है, जिसकी बेस पे उसका आर्टिकल 8 का केस स्ट्रांग बनता है। अब वो बंदा एक इंडिविजुअल है जिसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, प्राइवेट लाइफ उसकी बड़ी वीक है, जिसकी बेस पे उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, हालांकि उसने डिस्क्रिप्शन लीव पे 3 साल गुजार लिए यहां पे। सो आपकी केस पे मैं वापस आता हूं, जो आपने सवाल पूछा, अगर ट्रैवल करें रेफ्यूजी ये इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, बिजनेस करना चाहते हैं वो करें, आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अब बात आती है इंडेफिनिट लीव की कि बेनिफिट्स का उस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। डिस्क्रिप्शनरी लीव टू रिमेन के अंदर आपको बेनिफिट्स अलाउड है। सो अगर आपको अलाउड है तो इसका मतलब आप इन ब्रीच नहीं है। जब आप इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स कोई काम नहीं कर रहे तो इंडेफिनिट लीव पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं, अब आज एक साहब आए हुए थे, उनको यहां पे रहते हुए 17 साल गुजर गए। अब वो 17 साल के अंदर उन्होंने वो 14 साल की भी एप्लीकेशन की जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उनका क्लॉक भी स्टॉप हो चुका हुआ था, सो उनकी 14 ईयर्स की एप्लीकेशन नहीं बनती। बड़ा लड़ लड़ा के आज हमने फाइनली वो उनकी जो उनका डिसीजन रिसीव हुआ, उनको डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई 3 साल की। मैंने जब पोस्ट खोली मैं बहुत खुश हुआ देख के कि यार फैंटास्टिक, कितने अरसे बाद, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद इनको लीव मिल गई है। जब उनको बताया तो वो नाराज हो गए आगे से कि जी इंडेफिनिट लीव क्यों नहीं। वो इंडेफिनिट लीव इसलिए नहीं है कि इनके 14 ईयर्स को क्लॉक स्टॉप हो चुका था, वो बात नहीं बनती वहां पे। लेकिन अब जो बात आती है वो कहते हैं कि जी अब ये 3 साल जब खत्म होंगे तब मुझे इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए, वो भी नहीं होगी।
वो इसलिए क्योंकि जब डिस्क्रेशनरी लीव मिलती है, डिस्क्रेशनरी लीव की बेस पे इंडेफिनिट आपको सिर्फ 6 साल के बाद मिल सकती है, नॉट आफ्टर द फर्स्ट 3 इयर्स। चाहे टोटल टाइम आपको जितना भी गुजरा हो, आपको पूरे 6 साल कंप्लीट करने डिस्क्रेशनरी लीव पे, तब जाके आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है और आप 6 साल से बेनिफिट्स ले रहे हैं डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर रहते हुए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 6 साल आपने बेनिफिट्स ना लिए हों। अगर आप लेते रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको फिर भी इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी, प्रोवाइडेड जिन बेसिस पे आपको ओरिजिनली डिस्क्रेशन लीव मिली थी वो अभी भी चल रहा है। यानी अगर फैमिली लाइफ की तरफ से मिली तो फैमिली लाइफ अभी भी चल रही है, अगर किसी शादी की बेस से मिली तो वो शादी अभी भी चल रही है। उन सारी चीजों को आपको कंफर्म करना होगा या कोई और ग्राउंड्स बनाने होंगे, तब जाकर आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है। लेकिन फाइनल आंसर ये है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं डिस्क्रेशन लीव पे, नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप बेनिफिट्स अप्लाई करना चाहते हैं इंडेफिनिटली इसके डिस्क्रेशन लीव पे, नो रिस्ट्रिक्शन। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली भाई, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। हाँ जी। और मैं मार्च 2004 में आई थी और असाइलम एयरपोर्ट पे किया था। और अप्रैल 2005 में मेरा यहाँ पे तकरीबन सारी जो असाइलम की जो भी राइट्स ऑफ अपील हैं वो खत्म हो चुके थे। तो यहाँ से मैंने कनाडा जाने की कोशिश की अक्टूबर 2005 में और मुझे 12 मंथ की सेंटेंस हो गई। और फिर उसके बाद जो है मैं 6 महीने डिटेंशन में भी रही और फिर बेल पे रिलीज हुई। और उस वक्त से लेके अब तक जो है ना वो मैं साइनिंग पे एवरी वीक जाती हूँ। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक की एज है 4 ईयर और दूसरा 2.5 का है। तो लेकिन मैंने 2008 से एमपी के जरिए लेटर हुआ लिखवाया, कोई जवाब नहीं दिया। 2009 में भी कोई जवाब नहीं आया। और 2010 में फिर दोबारा एमपी ने लिखा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम इनके सॉलिसिटर को जवाब दे देंगे, लेकिन शी हैज एन आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन फॉर लीव टू रिमेन। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मेरी फ्रेश एप्लीकेशन जो थी वो 2 जून 2008 में हुई थी, ये असाइलम के ऊपर। जी जी। और अभी तक कोई उसका जवाब नहीं है। लेकिन जिन लोगों को भी 1 ईयर की सेंटेंस हुई थी उनमें से किसी को भी कोई स्टेटस अभी तक नहीं मिला और उनको कोई जवाब भी नहीं आया। तो मुझे समझ नहीं आती है हम लोग यानी हमारा कुछ बनेगा भी या नहीं, या हम वैसे ही टाइम गुजार रहे हैं। और दूसरा ये कि इसका कितने साल के बाद इसका जो इसका असर है जो हमारी सेंटेंस का वो खत्म होता है। यानी वो स्पेंट कन्विक्शन कब होगी? जी, स्पेंट कन्विक्शन कब होगी? सॉरी, आप सवाल अपना कंप्लीट करना बताता हूँ। जी जी। काफी सारे ऐसे लोग हैं लेकिन हमने मुख्तलिफ वकील के पास गए, कोई जवाब हमें सेटिस्फेक्शन वाला कोई नहीं मिला। तो प्लीज आज डिटेल से जरा इस बारे में बता दीजिए। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। टाइम कितना है हमारे पास? चले, टाइम ही है, मैं बताता हूँ जी आपको। अब इसके अंदर मेन चीज देखें, आपकी स्टेटस आपके पास था नहीं, क्रिमिनल कन्विक्शन हुई, उस क्रिमिनल कन्विक्शन की बेस पे आपको सेंटेंस हो गए। अब वो सेंटेंसिंग के बाद जब आपको निकाला गया वहां से, तो आपको इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने पकड़ लिया, वहां पे आप डिटेन रही और उसके बाद आपकी वहां से बेल हुई। पहली बात तो आपको लकी महसूस करना चाहिए कि आपकी बेल हो गई और आपको डिपोर्ट नहीं किया गया। बिकॉज जब किसी के पास कोई स्टेटस नहीं होता, मैं अक्सर डिस्कस करता हूं और डिफरेंस की बात करता हूं कि रिमूवल में और डिपोर्टेशन में क्या फर्क है। रिमूवल होता है कि जब आपका स्टेटस यहां पे कोई नहीं है, आप पकड़े जाते हैं, आपको कुछ और नहीं बन रहा, कोई आपकी एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको यहां से रिमूव कर देते हैं। अब आपको यहां से रिमूव किया गया, कल को आप किसी और स्टेटस पे आना चाहें जो प्रॉपर एप्लीकेशन बनती है, इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक बनती है, और अगर वो 4 एक्सेप्शंस के अंदर आती है जिनके ऊपर वो बैन नहीं लगेगा 10 साल का, तो फिर आप अगले दिन अप्लाई करके आ सकते हैं उसके। लेकिन अगर डिपोर्टेशन होती है तो डिपोर्टेशन ऑर्डर की एक आमतौर पे एक मियाद होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के लिए वो ऑर्डर वैलिड रहेगा, और इसको अगर आपने खत्म करवाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है कि जी अब ये ग्राउंड्स हैं या ये ग्राउंड्स हैं जिस वजह से मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि इनको खत्म किया जाए, इस डिपोर्टेशन ऑर्डर का इफेक्ट खत्म किया जाए। अब आपके केस में डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं हुआ, आई एम अस्यूमिंग, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया गया होता। अगर आपकी अपील होती डिपोर्टेशन के खिलाफ और वो एक्सेप्ट हो जाती तो आपको स्टेटस मिल चुका होता, वो भी नहीं हुआ। सो आप अभी बीच में लटकी हुई हैं। जो एक बात आपने की कि जी आपकी जून 2008 से एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपने मुझे बताया कि आपने फ्रेश क्लेम डाला। दूसरी तरफ आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि जी इसकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं।
अगर आपने फ्रेश क्लेम डाला है तो वो लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं होती, वो आपका सिर्फ फ्रेश क्लेम है, फर्दर रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अगर आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन होती है वो आमतौर पर होम ऑफिस की फी के साथ जमा कराई जाती है, जिसमें फिर आपको स्टेटस मिलना चाहिए या आपको कोई ना कोई जवाब मिलना चाहिए, जो नहीं हुआ। आपके केस में अगर फ्रेश क्लेम आपका डला हुआ है जून 2008 से अभी तक आपको जवाब नहीं आया, ए आपको स्टेटस मिल जाना चाहिए उसी की बेस पे, बी आपको काम करने की इजाजत मिल जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको 1 साल से ज्यादा हो गया है अपने फ्रेश क्लेम डाले हुए और उसका इंतजार करते हुए। अब बात आती है कि जी आपका होगा क्या। जहां तक आपकी कन्विक्शन की बात है, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये कहता है कि जहां पे 2.5 साल तक की कोई इंप्रिजनमेंट होती है या सेंटेंस होता है, वहां पे आपको 5 साल का आपके ऊपर 5 साल का टाइम पीरियड होता है जहां आपकी कन्विक्शन स्पेंट होगी। अब वो 5 इयर्स का जो आपको टाइम वेट करना है 5 इयर्स हो या 10 इयर्स हो, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं गुजरता आपकी कन्विक्शन स्पेंट नहीं होती, यानी उसका असर आपके केस पे रहता है। अब आपने जो बात बताई, जिस तरह से मैं आपके केस को देख रहा हूं, ठीक है आपने बड़ी डिटेल में बात बताई, बड़ी आपकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन अगर उसमें से सारे वो जिसे कहते हैं ना वो धूल को हटा के देखा जाए, मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है आप एज एन इंडिविजुअल हैं, 2004 मार्च से आप यहां पे रह रहे हैं, अब हम मार्च 2012 के करीब आने वाले हैं, तो तकरीबन आपको 8 साल गुजर रहे हैं यहां पे। बच्चे आपके एक 4 साल का है, एक 2.5 साल का है। बच्चों का भी इतना टाइम नहीं गुजरा कि हम कहें कि जी बच्चों का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। एज एन इंडिविजुअल आपका स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता 8 साल के बाद। एज चिल्ड्रन, एज फैमिली अगर देखा जाए तब भी 4 साल के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। इसलिए मैंने कहा कि आप अभी तक लकी हैं कि आपको अभी तक निकाला नहीं गया यहां से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर बच्चों के केस को देखा जाए तो तब भी आपका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, और अगर आपके केस को देखा जाए तब भी स्ट्रॉन्ग नहीं। लेगेसी में आपका वैसे चांस नहीं बनना था बिकॉज आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन आ चुकी थी, लेगेसी में भी आपको नहीं स्टेटस मिला। अब जो मोटी बात आती है कि अब आपके लिए क्या किया जा सकता है, वो ये है कि मैं जो सजेस्ट करूंगा आप एक नई एप्लीकेशन करें। अगर आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आता कि आप नई एप्लीकेशन करें जिसमें आप आर्टिकल 8 के ऊपर रिलाय करके और बताइए कि क्यों आपको यहां स्टेटस मिलना चाहिए, किस तरह आप सेटल्ड हैं यहां पे, क्या आप कोई काम करती हैं, कोई आपका बिजनेस है, क्या आपने घर ले लिया यहां पे, कोई आपकी फैमिली लाइफ है, कोई आपका पार्टनर है यहां पे, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनकी एजेस के मुताबिक। खैर अब जो आपने 4 साल की और 2.5 साल का बताया बच्चों का, वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता, लेकिन आपके साथ जो जो चीजें हो चुकी हैं उसकी बेस पे आप केस डाल सकती हैं। मेरे मुताबिक अभी वीक केस है आपका, अभी उसमें कोई खास जान नहीं है, लेकिन अगेन अगर मैं बता सकूं सिर्फ फैक्ट्स को सुन के कि इसमें ये होगा या इसमें ये होगा, तो मैं फिर बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाऊंगा। मैं अभी वहां पर नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ ये कर सकता हूं, कानून ये कहता है, इसके मुताबिक आपके फैक्ट्स के ऊपर ये बात अप्लाई होती है, इसको हम फाइट कर सकते हैं, इसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं, यहां बात बन सकती है या यहां नहीं बन सकती। फाइनल जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता अनलेस आप एप्लीकेशन कोई करें। आपको मोटी बात सिर्फ इतनी कहूंगा, क्रिमिनल कन्विक्शन आपकी है विच इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर उन्होंने आपको डिपोटेशन ऑर्डर दिया, अभी आप चलते रहिए, गुजारा करते रहिए जिस तरह भी चल रहा है, जैसे तो उन्होंने आपको निकालने की कोशिश की, वो प्रोबेबली आपको डिपोटेशन ऑर्डर देंगे। उस डिपोटेशन ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकती हैं। अपील में जाके अगर उस तक आपके बच्चों के राइट्स इतने बन चुके हुए, आपके अपने राइट्स इतने बन चुके हुए कि आप ह्यूमन राइट्स पे केस को जीत लें, तो वहां पे आपका चांस बनता है, जो कि मैं आपसे कहूंगा कि उसको अच्छी तरह से वेल कीजिएगा। मेक श्योर कि उस वक्त आपका वकील ठीक हो जो उसको आर्ग्यू करे आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ऐसे 2003 में आया था जहाँ इंग्लैंड में, हाँ, तो मैंने 2010 में लेक्सी में केस लगाया था। ठीक, असाइलम किया था आपने? जी हाँ, असाइलम किया था। ठीक, तो 2011 में फरवरी में उन्होंने मुझे कोई लेटर भेजा, जैसे मैंने फोटो अपनी भेज दी थी, पहले फोटो उन्होंने मांगी थी। हाँ, तो फरवरी 11 में उन्होंने हमें कोई लेटर भेजा था, वो हमें मिला नहीं। ओके। तो हमारे वकील को हम उसके पास जाते रहे, वो कह रहे आपका लाइन में लगा, क्यों में लगा हुआ है, आ जाएगा आ जाएगा। तो जो अब मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, तो वो आप कह रहे थे जैसे एमपी का कोई लेटर वगैरह ऐसे को डालो, तो हमने एमपी के थ्रू लेटर भेजा उनको। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने हमें रिप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि आपको 2011 फरवरी में हमने आपको जो डिसीजन दे दिया था, तो आपका केस नहीं हो सकता। एक तो सवाल मेरा ये है, तो एक जैसे मैंने पूछना है ये कि जैसे कह रहे उसके बाद हम हाई कोर्ट में ऐसे अपना केस लगा लें, ठीक, तो उसमें कितने % चांस होते हैं कि उसमें हो जाएगा या नहीं? आप अकेले हो कि फैमिली के साथ हो?
नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेले हो, ओके। एज क्या है आपकी? मेरी एज 41। 41। कोई जॉब शॉप अपना, कोई बिजनेस? अपना ही काम कर रहा हूँ मैं, जैसे टैक्स पे करते रहे हो? टैक्स अभी कर रहा हूँ 1 साल से। 1 साल से कर अच्छा, ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी। देखें, जहां तक तो बात है लेगेसी की, लेगेसी मैटर्स अब खत्म हो चुके हैं मेरे मुताबिक, उनके ऊपर और कोई फैसले नहीं आ रहे। जो पहले डिसीजंस होते रहे हैं उनका, इनको जो डिसीजन आया कि जी आपका केस उसमें नहीं आएगा, जो उन्होंने वो बेसिकली लेटर भेजा होगा कि हमने केस को रिव्यू किया है, लेकिन लेगेसी में आपको हम स्टेटस देने को तैयार नहीं है। सो वहां पे बात खत्म हो गई। मेरे लिए जो मेन बात अब बनती करने वाली वो ये कि इनकी नई एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स की बेस पे आप एप्लीकेशन करोगे। ह्यूमन राइट्स के ऊपर होता क्या है, अगर तो आप रूल्स में आ जाओ तो फिर तो आप ठक 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 उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो। ह्यूमन राइट्स में हर केस नया केस होता है, हर आर्ग्यूमेंट एक नई आर्ग्यूमेंट होती है। हर बंदे के लिए उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस को तैयार किया जाता है। एक ही केस का आप छापा मार के हर जगह पे नहीं भेज सकते। सो हर केस डिफरेंट होता है, हर फैक्ट, हर एक की जो फैक्ट शीट होती है वो डिफरेंट होता है। आपको मैं ये कहूंगा क्योंकि आप काम करते रहे हो, ठीक है, टैक्स अब आपने 1 साल से पे करना शुरू किया, उससे पहले जो भी आपके यहाँ पे दोस्त यार हैं, कोई सोशल लाइफ है, वो सारा कुछ मिला के उसकी बेस पे अपना केस डालें। अब उनको बताएं कि जी आपको लेगेसी में आना चाहिए था, आपके साथ वो भी एक हार्ड लक हुई कि आपको पता नहीं चला कि आपको लेटर भेजा गया या जो कुछ भी हुआ। हो सकता है आपको अगर उससे पहले कुछ पता चल जाता, आप कोई और रिप्रेजेंटेशन कर देते, कुछ और कर लेते। अब जो बात है हाई कोर्ट में जाने की, हाई कोर्ट में नंबर 1 आप तब जाते हो जब आपके पास और कोई रेमेडी नहीं होती। अगर उन्होंने आपको लेगेसी में रिफ्यूज किया और आप कहते हो जी मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा रहा हूं, मेरे मुताबिक उसकी सेंस इसलिए नहीं बनती कि ये एज ऑफ राइट नहीं है, ये कोई रूल नहीं है जिसके ऊपर अपील का राइट नहीं मिला आपको। ये एक डिस्क्रेशन वाली बात है, जो उन्होंने एक्सरसाइज करना या नहीं करना वो उनकी मर्जी, पॉलिसी क्या है वो उनकी मर्जी। हाँ, आप ये सिर्फ कह सकते हो कि जी ये एक डिस्क्रेशन गलत एक्सरसाइज किया गया और उसके ऊपर आप उनको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डिसीजन करना चाहिए था, अदरवाइज वो चीज पुरानी हो जाती है। मेरा सजेशन यही है कि नई एप्लीकेशन कर दो। नई एप्लीकेशन आपको सिस्टम में ले आती है। अगर वो रिफ्यूज भी करते हैं, डजंट मैटर, आप सिस्टम के अंदर मौजूद हो, आप केस को फाइट कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके वो जैसे कहते हैं कश्ती किनारे पर लगी जाएगी। लेकिन जब तक आप लगाओगे नहीं, जब तक आप फाइट नहीं करोगे केस को, वो कोई बात नहीं बनेगी। अब आप जो चीज अभी तक करते रहे हो अपनी तरफ से आप सही करते आए हो, अनफॉर्चुनेटली आपको उसका फायदा नहीं मिला। मेरे मुताबिक अब जो लेगेसी के रिफ्यूज हुए हैं केसेस, या जिनको जवाब नहीं आए, या जो 3-3, 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करना बंद करें, नई एप्लीकेशन करें। होम ऑफिस की फी जब जाती है उस पर होम ऑफिस को डिसीजन करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के स्टेटस लग कर आ रहे हैं उस बेसिस पे, क्योंकि उनके आर्टिकल 8 के अंदर केस बनता है या उनके कंपैशनेट ग्राउंड्स में केस बनता है, लेकिन लेगेसी में उनको स्टेटस नहीं मिला या किसी और इमिग्रेशन रूल में नहीं आते। सो आर्टिकल 8 में केस बना के ह्यूमन राइट्स की बेस पे एप्लीकेशन की जाती है, जिसके अंदर उनको कम से कम डिस्क्रिप्शनली मिल जाती है, आपकी जिंदगी खुल जाती है, आपको सांस आना शुरू हो जाता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, काम कर सकते हो, सारा कुछ चल सकता है। सो माय सजेशन, आप नई एप्लीकेशन कर लो होम ऑफिस की फी लगा के, वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑलराइट जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। मैंने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इस हफ्ते के एंड पे हम लोग इंशाल्लाह ईस्ट लंदन में अपॉइंटमेंट्स करेंगे, और यानी 20 तारीख को, फ्राइडे 20 तारीख को ईस्ट लंदन में अपॉइंटमेंट्स करेंगे और 21 तारीख को मैनचेस्टर में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मिलने में, बात करना चाहते हैं, मेरे दफ्तर फोन कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, आप मुझे लॉ सोसाइटी से भी ढूंढ सकते हैं, मेरी वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं। सो मुझसे रब्ता कीजिएगा और मुलाकात करेंगे और फिर आगे बातचीत करेंगे। अगले हफ्ते के लिए इजाजत, अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत चाहता हूं। इसी जगह इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड खुदा हाफिज।